आज के इस वीडियो में हमारे संविधान में दिए गए आपातकालीन उपबंधों के बारे में जानकारी लेते हैं कि संविधान में आपातकालीन उपबंध क्यों शामिल किए गए हैं और इनकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहली बात कि हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध देश की संप्रभुता, एकता और उसकी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए तथा स्वयं लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा के लिए शामिल किए गए हैं, क्योंकि किन्हीं असामान्य परिस्थितियों में जब देश के सामने कोई असामान्य स्थिति पैदा हो, उस समय पर देश जो है किस तरीके से अपनी संप्रभुता की रक्षा करे, इसके उपबंध संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के और 360 तक दिए गए हैं। इन अनुच्छेदों पर संविधान सभा में बहस के दौरान इनके औचित्य पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि भारत दो प्रकार से व्यवहार करेगा, यानी भारत की शासन व्यवस्था सामान्य परिस्थितियों में एक संघात्मक व्यवस्था के तौर पर चलेगी और असामान्य परिस्थितियों में वह एकात्मक स्वरूप धारण कर लेगी, अर्थात सारे अधिकार केंद्र के पास आ जाएंगे कुछ समय के लिए, जिससे कि असामान्य स्थितियों से निपटने में सरकार को मदद मिले और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा हो सके। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में भाग 18 में आपातकालीन उपबंध शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो ये 3 प्रकार के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। तो इन पर एक एक करके देखते हैं, विचार करते हैं और सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल जैसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 352 के लिए आपातकाल की उद्घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा, ऐसा संविधान में लिखा गया है, लेकिन वह उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि इसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, तब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह घोषणा की गई थी और ऐसा माना जाता है कि उस समय मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई थी, सिर्फ प्रधानमंत्री ने अपनी सिफारिश पर राष्ट्रपति से इस प्रकार की घोषणा पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। बाद में इस घोषणा के बाद मंत्रिमंडल को इसकी सूचना दे दी गई थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि आगे इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो, 1978 में संविधान में 44वां संशोधन किया गया, जिसमें बहुत सारे और भी पॉइंट जोड़े गए थे। उनमें एक पॉइंट ये भी जोड़ा गया था कि ये जो आपातकाल की उद्घोषणा होगी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। दूसरा बिंदु इसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल किन किन परिस्थितियों में घोषित होगा। तो इसके लिए 3 परिस्थितियां इस समय पर संविधान में हैं। एक है युद्ध, दूसरा है घुसपैठ यानी एग्रेशन और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिवेलियन। और इस आधार पर हम समझने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो बाह्य आपातकाल और एक आंतरिक आपातकाल। जब युद्ध या किसी घुसपैठ के कारण आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब उस आपातकाल को हम बाह्य आपातकाल कहते हैं। और अगर आर्म्ड रिवेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह, यानी देश के अंदर ही किन्हीं समूहों ने शासन सत्ता के विरुद्ध हथियारबंद विद्रोह शुरू कर दिया है, तब हम उसको आंतरिक आपातकाल कहते हैं। तो ये परिस्थितियों के आधार पर है और इनके बारे में अब आगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो एक तो कि राष्ट्रीय आपातकाल एक साथ या तो पूरे देश में लागू किया जा सकता है अथवा देश के किसी एक हिस्से में इसे लगाया जा सकता है। ऐसा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 1976 में। यानी कि जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू हो, वह देश के किसी एक हिस्से में भी लागू किया जा सकता है।
दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय 1980 में आया, मिनर्वा मिल्स के नाम से मशहूर है। इसमें ये बताया गया कि आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इससे पहले ये उपबंध इसमें नहीं था, ये प्रावधान नहीं था, और ये माना जाता था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान स्थिति हम इसकी बोलेंगे तो मिनर्वा मिल्स के बाद, मिनर्वा मिल्स के 1980 के निर्णय के बाद इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब राष्ट्रपति की जो आपातकाल की घोषणा है उसको 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से मंजूरी देनी होगी, तभी ये आगे जारी रहेगा। और एक बार मंजूरी मिलने के बाद ये 6 महीने तक जारी रहेगा। 6-6 महीने करके इसे कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर जो ध्यान देने का बिंदु है वो विशेष बहुमत है कि संसद को विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना होगा। आप शायद जानते हो कि प्रस्तावों को, संविधान संशोधनों को या किसी भी विधेयकों को संसद 3 प्रकार से पारित करती है। एक तो साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष प्रक्रिया से। साधारण बहुमत से पारित करते समय सिर्फ जो उपस्थित सदस्य हैं उनके बहुमत से ही कोई विधेयक पारित मान लिया जाता है, जितने सदस्य उस समय पर बैठक में मौजूद हैं। लेकिन विशेष बहुमत में जो सदन की सदस्य संख्या है उसका तो बहुमत होना चाहिए और उपस्थित के 2/3 होने चाहिए, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। इस आधार पर उसे विशेष बहुमत कहते हैं। तो आपातकाल की घोषणा को संसद को, यानी दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को विशेष बहुमत के द्वारा 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होती है। और जैसा मैंने अभी बताया कि एक बार में ये घोषणा 6 महीने तक लागू रहेगी। आगे संसद इसे 6-6 महीने करके कितने भी समय के लिए बढ़ा सकती है। अब इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति स्वयं घोषणा को समाप्त कर सकता है या लोकसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे समाप्त करने का, तो समय से पहले ये पारित हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। और ध्यान रखना है यहाँ पर कि समाप्त करने के लिए सिर्फ लोकसभा का प्रस्ताव ही काफी है, और वो भी सामान्य बहुमत का, साधारण बहुमत का। यहाँ राज्यसभा की जरूरत नहीं है। लेकिन घोषणा को लागू करने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत है। तो 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। घोषणा लागू करने के लिए संसद को पारित करना होगा, वो भी विशेष बहुमत से। और अगर आपातकाल को, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो उसकी घोषणा, उसके जो प्रस्ताव है उसको सिर्फ लोकसभा को साधारण बहुमत से पारित करना है। इन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे। और यदि लोकसभा की बैठक उन दिनों नहीं हो रही होती है और आवश्यकता महसूस की जाती है कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना चाहिए, तो लोकसभा के सदस्यों के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को पत्र लिख करके मांग कर सकते हैं, संसद लोकसभा का सत्र बुलवा सकते हैं और उस सत्र में समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इस तरह से इसे समाप्त कर सकते हैं। अब जब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तब इसका प्रभाव देश पर क्या होता है? तो इसके प्रभाव को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो बिंदु है कि केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव होता है इस घोषणा का। दूसरा बिंदु है कि लोकसभा तथा विधानसभा की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव होता है। और तीसरा बिंदु है कि मौलिक अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला बिंदु है केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले जान लें कि केंद्र, संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि केंद्र राज्यों को कुछ बिंदुओं पर निर्देश दे सकता है अपने हिसाब से काम करवाने के लिए, कुछ बिंदुओं पर, कुछ मामलों पर। लेकिन आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य को किसी भी मामले में निर्देश दे सकता है। एक तो परिवर्तन ये आ जाता है। दूसरा परिवर्तन कि संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, यानी राज्य विधायिका की शक्तियां छिन जाती हैं। और तीसरा बिंदु है कि राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाई जा सकती है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर जो प्रभाव पड़ता है, कार्यपालिका के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है कि केंद्र राज्य को किसी भी मामले में निर्देश दे सकता है। विधायिका पर भी प्रभाव पड़ता है कि संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
और वित्तीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है कि राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे दूसरे वाले बिंदु को, जो विधायिका वाला बिंदु है, इसको और थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन ये संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है और पहले वाली स्थिति बहाल हो जाती है, और फिर राज्य की विधानसभा अपने हिसाब से उस बिंदु पर कोई कानून बना सकती है। तो बस जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि राज्य सूची के किसी विषय पर बनाए गए संसद द्वारा कानून की अवधि सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति तक ही रहती है। इसके बाद वो स्वतः ही नल एंड वॉइड घोषित हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इससे देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पता लग रहा होगा कि केंद्र की शक्तियां एकात्मक हो गई हैं। केंद्र जो है शक्तिशाली हो गया है, और संघात्मक लक्षण, ये तीनों लक्षण जो है संघात्मक लक्षण को खत्म कर रहे हैं, एकात्मक लक्षणों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि संविधान सभा में बताया गया था कि आपातकाल की स्थिति में भारत जो है संघ की बजाय एकात्मक के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे हमें ये स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले जान लें कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा भी काम कर रही होती है, राज्यसभा भी काम कर रही होती है, विधानसभाएं भी काम कर रही होती है, यानी ये भंग नहीं होती है। लेकिन इनकी शक्तियों पर देखिए क्या अंतर आ जाता है। एक तो जो पहले आपने देखा ही कि लोकसभा और जो राज्यसभाएं हैं वो विधानसभाओं की शक्तियों को अपने पास ले लेती हैं राज्य सूची के विषयों पे, और यदि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा होता है इस अवधि में, तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी 5 वर्ष का कार्यकाल अगर लोकसभा और विधानसभा पूरा कर चुकी हैं और राष्ट्रीय आपातकाल जारी है, तो इनके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इस तरह से कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बढ़ाने के बाद यदि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, तब ये बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने तक ही लागू होगा, और 6 महीने के अंदर नए चुनाव इनके कराने होंगे। और ऐसा 1976 में हुआ था, जब लोकसभा का कार्यकाल 76 में पूरा हो रहा था, तब उसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया था 77 तक के लिए। और इसका मतलब जो प्रभाव था 1977 में, 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद फिर खत्म हो गया और नए चुनाव हुए, और मार्च 1977 में नई सरकार अस्तित्व में आई थी। तो इस तरह से इसका प्रयोग हो चुका है। अब तीसरा बिंदु कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का हमारे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए 2 अनुच्छेद हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 358 है कि इसके अंतर्गत आपातकाल की जैसे ही घोषणा होगी, घोषणा के साथ ही जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं 6 तरह की दी गई हैं, वो स्वतः ही निलंबित हो जाती है। यानी इसके लिए राष्ट्रपति को अलग से कोई आदेश नहीं निकालना होता। ये अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि सिर्फ बाह्य आपातकाल की घोषणा के साथ ऐसा होगा, आंतरिक आपातकाल में ऐसा नहीं होगा। जबकि 44वें संशोधन से पहले उपबंध था कि किसी भी तरह के आपातकाल में ये प्रभावी होगा कि 19 की स्वतंत्रताएं छिन जाएंगी। तो अब संशोधन के साथ ही हमें पढ़ना होगा। तो बस ऐसे कहें कि अगर बाह्य कारणों से आपातकाल घोषित हुआ है, यानी युद्ध और घुसपैठ के कारण आपातकाल घोषित हुआ है, तब 358 के अंतर्गत राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 में दी गई नागरिकों की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। लेकिन यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो ये निलंबित नहीं होती है। अब दूसरा बिंदु 359 में अन्य जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अन्य मूल अधिकार हमारे स्वतः ही समाप्त नहीं होते, इसके लिए राष्ट्रपति को अलग से घोषणा करनी होती है। लेकिन इस घोषणा में भी इन मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि इनके प्रभाव को समाप्त किया जाता है। इनके प्रभावी होने पर रोक लगाई जाती है कि ये प्रभावी नहीं होंगे। पर इसमें भी फिर 44वें संशोधन में ये शामिल किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के प्रभावी होने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। तो इस प्रकार अब वर्तमान स्थिति कि 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति अलग से घोषणा करके जो अन्य मूल अधिकार हैं हमारे अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त, उन पर
प्रभावी रोक लगा सकता है, लेकिन 20 और 21 पर ये प्रभावी रोक नहीं लग सकती। तो इस तरह से ये मूल अधिकार हमारे जो है वो प्रभावित होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। अब आपातकाल हमारा देश में कितनी बार लागू किया गया है? तो अब तक 3 बार इसे लागू किया गया है। पहली बार 1962 में लागू किया गया था इसको, चीन युद्ध के समय, और ये 1968 तक 1968 तक लागू रहा, और इसी बीच 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इसलिए उसके लिए अलग से घोषणा करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। तो इस तरह से पहली बार 1962 से 68 तक युद्ध के कारण, तो बाह्य आपातकाल था ये। दूसरी बार फिर 1971 में पाकिस्तान युद्ध के साथ बाद इसको लागू किया गया, और ये भी घोषणा आगे तक जारी रही, और इस घोषणा के जारी रहते ही तीसरी बार 1975 में अलग से भी ये घोषणा की गई आंतरिक गड़बड़ी के लिए। तो यहाँ पे एक बिंदु जो महत्वपूर्ण है कि 71 वाला जो आपातकाल था वो जारी था 75 में भी, फिर भी जून यानी 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के लिए, इंटरनल पीस डिस्टर्बेंस के लिए आपातकाल घोषित किया गया, जो 1977 तक लागू रहा। और ये आंतरिक गड़बड़ी शब्द पहले संविधान में था, अब 44वें संशोधन में इस शब्द को बदल दिया गया है और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सारे बिंदु इस वीडियो में आपने समझे। अगले वीडियो में हम आपातकाल की अगली जो स्थितियां हैं, एक तो राष्ट्रपति शासन और दूसरी वित्तीय आपातकाल, इनके बारे में समझेंगे।